हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं द किलिंग वोट एपिसोड 2। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 8 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। सोजन अपनी बेटी की खूनी का मर्डर करके खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। सुनवाई के दौरान जज पूछता है कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, तो सोजन कहता है कि मेरे डिफेंस में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैंने ही वोटे का मर्डर किया था और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। हाँ, मैं वोटे के माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उसके बेटे को मार डाला, लेकिन जो उसके बेटे ने मेरी 8 साल की बच्ची के साथ एक घिनौनी हरकत की, उसका क्या? उसका मर्डर किया, इसके लिए मैं वोटे को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगा था कि कानून मेरा साथ देगा, मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस देश के कानून और कोर्ट को तो अपनी ही रेपुटेशन की परवाह थी और उन्होंने गोटे जैसे इंसान को जल्द ही बाहर आने दिया जेल से, जो मुझसे देखा नहीं गया। अब हम आते हैं प्रेजेंट सीन में। लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि जूhyun को अपनी छोटी बहन के लैपटॉप में डॉग मास्क की वीडियो मिलती है और मूनजन को भी वही वीडियो दिखाती है और बताती है कैसे द किलिंग वोट के पीछे सोचुन हो सकता है, क्योंकि सोचुन के डायलॉग्स और डॉग मास्क के डायलॉग एकदम परफेक्टली मैच हो रहे हैं। लेकिन मूनजन कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। सोचुन काफ़ी सालों से जेल में है और ना उससे कोई मिलने आता है और ना ही वो किसी को लेटर लिखता है। अब जूhyun बोलती, मैं भी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी अपनी टीम में ज्वाइन करने दो। लेकिन मूनजन उसे डॉग मास्क की वीडियो क्लिप लेकर बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम अच्छे से काम कर सकती है। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सोचुन और बाकी के क्रिमिनल बात कर रहे होते हैं। एक क्रिमिनल बोलता है कि प्रोफेसर, मैं 2 महीनों में कॉलेज जाऊंगा, ये सब आपकी वजह से हुआ। कीचुअल हमेशा मुझे तंग करता रहता था, इसे भी आप ही ने सबक सिखाया, उसके लिए थैंक यू। और सोचुन हंसते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और फिर हमें बताया जाता है कि सोचुन यहाँ पर लॉ का प्रोफेसर हुआ करता था जेल जाने से पहले, इसलिए उसे कानून का बहुत अच्छा नॉलेज है। और यहाँ पर मूनजन ने जूhyun का तो कह दिया था कि किलिंग वोट के पीछे सोचुन का हाथ नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो समहा अपनी बातों से कन्विंस नहीं होता। अब उसे लगता है जूhyun जो बोल रही थी वो सही है और अगर उसने सोचुन से बात कर ली तो कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा कि डॉग मास्क के पीछे कौन है। इसलिए वो सोचुन से मिलने जेल में जाता तो है, मगर सोचुन उसे मिलने से मना कर देता है। फिर मूनजन गार्ड से कहता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, इसका क्या मतलब हुआ, उसे खींचकर मेरे पास लेके आओ, ये एक इमरजेंसी है। किलिंग वॉर जल्द ही शुरू होने वाला है, उससे पहले सोचुन से बात करना ज़रूरी है। लेकिन गार्ड्स बोलते हैं, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सोचुन बहुत ही स्मार्ट है, अगर हम उसे खींचकर यहाँ पर लेकर आए तो वो हम पे ही केस डाल देगा कि हमने उसके ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं की, इसलिए हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तब मूनजन वहाँ से जाने ही लगता है, तभी एक गार्ड जिसका नाम पार्क है, वो मूनजन से कहते हैं कि तुम मेरा फ़ोन नंबर रख लो, मैं तुम्हें सोचुन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। फिर मूनजन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जूhyun का सीनियर बोलते हैं, तुम मूनजन से मिलने गई थी ना, तुमने ही उसे डॉग मास्क का वीडियो दिखाया होगा, जिस पर जूhyun हाँ भरती है। तो सीनियर बताते हैं कि उस वीडियो पर पूचर की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें पता चला कि डॉग मास्क ने उस वीडियो को कीचोल की छुपने की जगह पर रिकॉर्ड किया है और तुम्हारी इस हिंट की वजह से वो तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहते हैं। जूhyun ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपना सारा सामान पैक कर मूनजन के ऑफिस में पहुंचती है। और यहाँ पे मूनजन की टीम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है कि कीचोल का मर्डर होने से पहले वो कहाँ पर गया था और किससे मिला था। और उन्हें पता चलता है कि कीचोल का मर्डर होने से पहले वो एक क्लब में गया था और वहाँ के वेटर से उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। पुलिस ऑफिसर सोम वेटर से पूछताछ करता है, लेकिन वेटर कोई भी जवाब ठीक से नहीं देता। तभी वहाँ पर मूनजन आ जाता है। मूनजन शू को बाहर जाने का इशारा करता है और शू के बाहर जाने पर मूनजन अकेले में उस वेटर की बहुत ज़्यादा धुलाई करता है और उसे वेटर के छुपाए पैसे भी मिलते हैं और उन पैसों को उसके सामने एक एक कर जलाना शुरू करता है। और वेटर अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगता है और उसे सच बताना शुरू करता है। और वेटर बताता है कि कीचोल क्लब में आया था और उसने बहुत ज़्यादा शराब पी और उसने किलिंग वोट में खुद का मर्डर करवाने के लिए यस वोट किया। बाद में उसे पिकअप करने के लिए एक टैक्सी आई थी और उस टैक्सी ड्राइवर का कार्ड मेरे पास है और बाद में कीचोल उस टैक्सी में बैठकर चला गया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता।
बाद में मोजन और सू उस टैक्सी ड्राइवर से मिलने जाते हैं और वो बताता है कि उस रात कीचोल को पिकअप करने के लिए किसी और का ड्यूटी मिली थी, लेकिन उसकी ड्यूटी मेरी ड्यूटी से एक्सचेंज हो गई थी और मैं कीचोल को पिकअप करने चला तो गया था, लेकिन मैं खुद की टैक्सी से नहीं बल्कि किसी और की टैक्सी से गया था। उस टैक्सी में मेरे भाड़े का पैसा भी रखा गया था और जिस फ़ोन नंबर से मुझे बुकिंग मिली थी उसी से मैसेज भी आया था कि कीचोल को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप कर दो, जो मैंने कर दिया था। मोचन और उसकी टीम उस टैक्सी को ढूंढने में लग तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है उस टैक्सी पर फेक नंबर प्लेट लगी हुई थी और अब वो टैक्सी एक जंक यार्ड में है जो डिस्ट्रॉय होने वाली है। पुलिस वाले जंक यार्ड तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो टैक्सी उनकी आंखों के सामने ही कुचली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते। एक बार डॉग मास्क कौन है इसकी लिंक उन्हें मिल ही नहीं पाती और यहाँ पे जो ह्यून की छोटी बहन जोमिन और उसके क्लास फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे डॉग मास्क अच्छा काम कर रहा है और द किलिंग बॉट एक अच्छा आइडिया है, लेकिन जोमिन बोलती नहीं, डॉग मास्क खुद भी एक कानून तोड़ रहा है और किसी का मर्डर कर रहा है, तो वो भी एक क्रिमिनल हुआ। तभी मिंचू यानी उनका क्लास टीचर उनसे बोलता है कि ये सभी बातें छोड़ो, तो स्टूडेंट उससे ही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है द किलिंग बॉट सही है या गलत। मिंचू बोलता है कि लोगों का कानून पे से विश्वास उठ गया है, ये तो साफ हो गया है और ये फिर से एक और बार होगा, ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये सही है या गलत इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अब जी हुन जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, वो कहता है कि द किलिंग बॉट सही है, लेकिन सर आपको कैसे पता है द किलिंग बॉट फिर से होगा, और मिंचू इस पर कुछ नहीं कह पाता। और दूसरी तरफ पुलिस वालों को अब भी नहीं पता होता कि डॉग मास्क के पीछे कौन है और द किलिंग बॉट जल्द ही आने वाला होता है, तो इसलिए सब टेंशन में होते हैं। और जीहुन मुंजन को बताती है जब वो कीचोल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसे पता चला कि जेल में कुछ क्रिमिनल ने कीचन की पिटाई की और कीचोल को अलग कमरे में रख दिया गया और जिन क्रिमिनल्स ने उसकी पिटाई की उन्हें तो कोई सज़ा नहीं मिली, लेकिन कीचन जिसकी पिटाई हुई उल्टा उसी को सज़ा मिली। और ये सुनकर मुंजन बोलता है, हाँ ये सिचुएशन तो अजीब है, तुम एक काम करो कि तुम जेल में जाकर सारे क्रिमिनल से कीचल के बारे में पूछताछ करो। और जीहुन यही करने जेल में जाती है। जीहुन 1 बाय 1 सभी क्रिमिनल्स का इंटरव्यू लेती है और इनसे पूछती है, क्या कभी तुमने ये लाइन सुनी है कि शैतानों को कानून का खौफ नहीं है, लेकिन किसी ने भी ये लाइन नहीं सुनी होती। अब जीहुन सारे क्रिमिनल से कीचुल के बारे में पूछती है, लेकिन सारे क्रिमिनल कीचुल को गाली देते हुए कहते हैं, अगर प्रोफेसर नहीं होते तो हमें कीचुल से बचाने वाला कोई नहीं होता। और जूहुन कंफ्यूज होते हुए सोचती है कि प्रोफेसर कौन है जिसके बारे में सारे क्रिमिनल्स बात कर रहे हैं और मुझे इसका इंटरव्यू लेने को कब मिलेगा। इसके बारे में वो गार्ड से भी पूछती है, लेकिन वो बोलते प्रोफेसर नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। अब मज़े की बात यह है कि जिस प्रोफेसर की बात सारे क्रिमिनल्स कर रहे होते हैं वो सोचू होता है और सोचू भी इसी जेल में रहता है, लेकिन उसे इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा जाता क्योंकि वो इस जेल के पुलिस चीफ के काफ़ी क्लोज है और सोचू उसी पुलिस चीफ के कैबिन में बैठा होता है और पुलिस चीफ के डिवोर्स पेपर चेक कर रहा होता है और उसे कहता है ये चीज़ें करेक्ट करो ताकि तुम्हें डिवोर्स में और फ़ायदा हो। और पुलिस चीफ उसकी बात मान भी जाता है क्योंकि सोचू को सच में लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज है। तभी पार जो इस जेल का गार्ड है वो आकर चीफ को बताता है कैसे जूहुन की पूछताछ खत्म हो चुकी है, लेकिन वो सारे क्रिमिनल से यही पूछ रही थी, क्या तुमने ये लाइन सुनी है कि शैतानों को कानून का खौफ नहीं है। ये लाइन सुनते ही सोचू के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है ये लाइन उसको कैसे पता, क्योंकि ये लाइन तो उसने कोर्ट में बोली होती है। अब सोचन डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर जूहुन को अपना इंटरव्यू देगा। जूहुन यहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी सोचन आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और जूहुन उसे देखकर शॉक। और जूहुन उससे पूछती है, क्या तुम्हें किलिंग बॉट के बारे में पता है, क्योंकि 8 साल पहले जो डायलॉग तुमने कोर्ट में कहा था वही सेम डायलॉग डॉग मास्क ने कहा है और हमें लगता है तुम्हारा इस केस से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो सोचुन कहता है यही प्रॉब्लम है तुम पुलिस वालों की, अगर 2 लोगों ने सेम चीज़ कह दी या दोनों ही गुनहगार हैं। अगर तुम्हें डॉग मास्क नहीं मिल रहा तो वो किसे टारगेट करने वाला है उसे ढूंढो। ये सुनकर जूहुन पैनिक करने लगती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या तुम्हें पता है वो नेक्स्ट टारगेट किसे करने वाला है। और सोचुन कहता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना और वो वहाँ से चला जाता है। और इस पूरे सीन को मुंजन अपने सीनियर को बताते हुए कहता है कि सोचुन का किलिंग बॉट से कुछ ना कुछ तो लेना देना है।
और अगर हम सोचन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें पॉलिटिशियन यंग और उसके बेटे की भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब स्टोरी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि पॉलिटिशियन यंग एक फेमस लीडर है और उनका बेटा और कोई नहीं बल्कि मिंजुई टीचर होता है। लेकिन इन दोनों का सोचुन से क्या रिश्ता है ये नहीं बताया जाता। और यहाँ जल्द ही किलिंग वोट वाला दिन भी आ जाता है और दान और जून उन सभी क्रिमिनल्स की लिस्ट तैयार करते हैं जिन्हें डॉगमास टारगेट कर सकता है और सारे स्टेट की पुलिस टीम को अलर्ट किया जाता है। और रात के 10 बजते ही सबको किलिंग वोट का मैसेज भी आ जाता है। डॉगमास बताता है इस बार हम जिस क्रिमिनल को मौत की सज़ा देने के लिए वोट करेंगे वो है उन नाम की एक औरत। उन इंश्योरेंस फ्रॉड करने में बहुत ही माहिर है। उनकी अब तक 3 शादियां हो चुकी है और समहाउ उसके अब तक के सारे पति मर चुके हैं। पहले पति की कार क्रैश में मौत हो गई और उन भी उसके साथ कार क्रैश में थी मगर उनको जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। दूसरे पति की मौत डायबिटीज की दवा की वजह से हुई और तीसरे पति की मौत डूब के हो गई। और इन तीनों की मौत से उनको 10 बिलियन मिले इंश्योरेंस के पैसों से। उसे अरेस्ट भी किया गया था मगर पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो आज भी यही काम कर रही है। उसने चौथी शादी भी कर ली है और वो अपने चौथे पति को भी मारने वाली है। इसका प्रूफ मेरे पास है। और इससे भी घटिया बात यह है कि वो अपने पति के बच्चों को जानबूझकर इन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व करती है ताकि उन्हें चोट लगे और उनकी इंश्योरेंस के पैसे भी उसे मिले। डॉगमास की यह अनाउंसमेंट सुनते ही जोहून और दान उनको चेस करना शुरू करते हैं और उन्हें पता भी चल जाता है कि उन अपने घर के पास किसी गाड़ी में बैठी हुई है। पुलिस वाले भी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और उन भी गाड़ी में बैठी होती है। पुलिस वाले दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर उन चिल्लाती है क्योंकि गाड़ी में बम होता है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। मुंजन उस बम की फोटो जोहून को भेजता है और उसे पूछता है इस एरिया में कौन सी सेफ जगह है जहां हम इस बम को डिफ्यूज कर सकते हैं। जोहून कहती है कि पास में ही एक स्कूल है जहाँ का ओपन ग्राउंड है और रात के वक्त वहाँ ज़्यादा बच्चे भी नहीं होंगे तो हम अपनी कार वहाँ ले जा सकते हैं और बम डिफ्यूज कर सकते हैं। मुंजन उनकी गाड़ी का दरवाज़ा धीरे से खोलकर उसमें बैठ जाता है और उनको बोलता है कि जल्द ही स्कूल की तरफ ड्राइव करके चलो। बाकी के पुलिस वाले मुंजन को ऐसा करने से मना कर रहे होते क्योंकि अगर ब्लास्ट हो गया तो उसकी भी जान जा सकती है मगर मुंजन इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता और उसके साथ ड्राइव करके स्कूल पहुंच जाता है। और जोहून ने मुंजन को जिस स्कूल के बारे में बताया होता है वो असल में जुबिन का ही स्कूल होता है। लेकिन पुलिस वालों ने स्कूल के बच्चों को पहले ही सुरक्षित रख रखा होता है और जोहून भी भागते भागते स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाती है। और इन सब सिचुएशन में किसी को रियलाइज़ भी नहीं होता कि 1 घंटा ऑलरेडी बीत चुका है। अब किलिंग वॉट खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। और मुंजन को पता होता है कि डॉगमास कारण उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, इसलिए उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम उनको सबक सिखाना चाहते हो और लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद भी करूँगा। हम उनको फिर से एक बार कोर्ट में लेकर जाएंगे। लेकिन डॉगमास हंसते हुए कहते हैं कि मजाक मत करो, हमारा देश हरा हुआ है और यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। मुंजन कहता है कि तुम्ही ने पब्लिक को कहा था ना कि उन्हें तुम पे विश्वास रखना चाहिए और तुम उन्हें इंसाफ दिलाओगी। और मैं पुलिस ऑफिसर इस गाड़ी में बैठा हूँ, अगर तुमने बम ब्लास्ट कर दिया और मेरी मौत हो गई क्या सच में पब्लिक तुम पर विश्वास करेगी? इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बम ब्लास्ट को रोक दो और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और जून कार की तरफ भागते भागते आ रही होती है तभी अचानक कार का ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं ख़त्म हो जाता है।